हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट के साथ, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा डर, पढ़ाई के समय नींदों का आ जाना, सोने जाना तो नींदों का न आना। दोस्तों, ये सारे चीज़ों को जब आप बाईपास करेंगे तभी तो आप सीए एग्ज़ाम पास करेंगे। दोस्तों, आज तू थका हुआ है, रातों को जागता है, किताबों के बोझ तले सपनों को पालता है। पर सोच उस दिन को जब सीए बन जाएगा, ये वक्त बदल जाएगा, तू खुद बदल जाएगा। पापा के आँखों में गर्व के आंसू होंगे, माँ कहेगी सबसे मेरा बेटा सीए है। जो कहते थे पढ़ के क्या करेगा, वो कहेंगे हमेशा से टैलेंटेड था। वो लड़की जो इग्नोर करती थी कॉलेज में, लिंक्डइन पे भेजेगी हाय याद हूँ मैं तुम्हें। एसी केबिन होगा, लैपटॉप नया, सैलरी देख के खुद को यकीन नहीं आएगा। ईएमआई नहीं एसआईपी भरेगा, घर गाड़ी अपनी होगी। माँ को तीर्थ, पापा को घड़ी, बहन को गिफ्ट देगा। बेटा सीए है यही पहचान होगी, हर मोहल्ले में तेरी शान होगी। दोस्तों, सीए सिर्फ एक डिग्री नहीं, इज्जत है। सीए सिर्फ जॉब नहीं, आपकी पहचान है। तो उठ, किताब खोल, तेरी मंजिल तुझे पुकार रही है। दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। डेट मीन्स सप्लाई अंडर जीएसटी का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, इस रिवीजन में हम लोग सेक्शन 7, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई को देखेंगे। दोस्तों, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस 3 टाइप के कंडीशंस को फुलफिल कर देती है तो उस ट्रांजैक्शंस को सप्लाई कहेंगे। और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई अंडर जीएसटी कहलाएगा, उसके ऊपर जीएसटी का टैक्स लग जाएगा। दोस्तों, किसी भी ट्रांजैक्शंस को सप्लाई कहने के लिए 3 कंडीशन क्या है। सबसे पहले वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ का होना चाहिए। कंसिडरेशंस के लिए वो सप्लाई किया जाना चाहिए, और वो सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया जाना चाहिए। That is, the taxable event under GST shall be supply of goods or services or both made for a consideration in the course or furtherance of a business. सप्लाई, जो आपके सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होते हैं, वो सप्लाई मस्ट बी मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। दोस्तों, अब सप्लाई का स्कोप क्या है। ऊपर तो हमने देख लिया कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई हो जाते हैं तो वो सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है। तो दोस्तों, सप्लाई का स्कोप क्या है, इसे सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में कहा गया है। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। इसे सप्लाई, ये सारे फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस को सप्लाई कहते हैं। दोस्तों, अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेसेज, इसे भी आपको सप्लाई कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये है कि यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कहा गया है, ना कि गुड्स। अगर आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं कंसिडरेशंस को देके, अगर आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं कंसिडरेशन को देके, तो वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड ना हो, वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर होगा, वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर होगा।
दोस्तों, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। दोस्तों, हम लोग अभी आगे शेड्यूल 1 पढ़ेंगे। शेड्यूल 1 में 4 तरह के सप्लाई हैं। अगर वो सप्लाई बिना कंसिडरेशंस के होते हैं, अगर वो सप्लाई बिना कंसिडरेशन के होते हैं लेकिन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होते हैं, तो उस 4 एक्टिविटी को हम सप्लाई कहेंगे और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। दोस्तों, हम लोग एक शेड्यूल नंबर 2 भी पढ़ेंगे। शेड्यूल नंबर 2 क्या कहता है? एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड इन शेड्यूल 2। दोस्तों, शेड्यूल 2 हमें ये नहीं बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं है। ये हमें शेड्यूल 2 नहीं बताता है। शेड्यूल 2 का रोल तभी आता है जब कोई भी ट्रांजैक्शंस आपको सप्लाई है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई है, उसके बाद शेड्यूल 2 का रोल आता है। शेड्यूल 2 आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सप्लाई जो किए हैं, ये सप्लाई आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। ओके दोस्तों, शेड्यूल 2 क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन एज ए गुड्स और सर्विसेज। डेट मीन्स आप जो ट्रांजैक्शन किए हैं, आप जो सप्लाई किए हैं, वो सप्लाई ऑफ गुड्स का है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज का है। शेड्यूल 2 आपको ये डिसाइड नहीं करता है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं है। दोस्तों, हम लोग अभी ऊपर देखे हैं कि जीएसटी में आपका टैक्सेबल इवेंट सप्लाई होता है, और अगर ये सप्लाई 3 टाइप के कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं, अगर ये सप्लाई 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस को फुलफिल कर देते हैं, तो उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी लग जाता है। पहला क्या है? सप्लाई अगर आपका गुड्स या सर्विसेज का होता है, सप्लाई आपका गुड्स या सर्विसेज का होता है। पहला कंडीशन ये हो गया, सप्लाई आपका गुड्स या सर्विसेज का हो रहा है, फॉर अ कंसिडरेशन हो रहा है, इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस हो रहा है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस मीट कर लेते हैं तो वो सप्लाई के ऊपर जीएसटी लग जाता है। अगर ये तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन छूट गया, एक भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस सप्लाई को जीएसटी में कवर नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका एक एक्सेप्शंस है दोस्तों। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन आपका शेड्यूल नंबर 1 है। शेड्यूल नंबर 1 में 4 टाइप के सप्लाई दिए गए हैं। अगर वो सप्लाई बिजनेस पर्पस के लिए होता है लेकिन बिना कंसिडरेशन के हो जाते हैं, तो भी वो सप्लाई आपके जीएसटी में कवर हैं और उसके ऊपर टैक्स लगेंगे। डेट मीन्स सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट्स। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट्स वेयर ITC has been availed on such assets. Where ITC has been availed on such assets. दोस्तों, सपोज कीजिए आपके पास एक बिजनेस है और वो बिजनेस के लिए आपने एक एसेट्स परचेज किया था और वो एसेट्स के लिए आपने 1,18,000 रुपया पे किया था। ये 1,18,000 में से 1,00,000 रुपया तो आपके एसेट्स का वैल्यू है और आपने 18,000 का जीएसटी पे किया था। जीएसटी पे किया था तो ये 18,000 का आपको आईटीसी मिला होगा और ये आईटीसी को आपने अवेल कर लिया था। ये आईटीसी को अवेल कर लिया था। अब ये आईटीसी को अवेल करने के बाद ये एसेट्स को या तो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या तो आप डिस्पोजल कर रहे हैं या तो डिस्पोज कर रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा। ये एसेट्स को आप या तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। अगर आप कंसिडरेशन लेके कर रहे हैं तब तो आपका सप्लाई माना ही जाएगा, जीएसटी लगेगा ही। लेकिन ये एसेट्स को अगर आप बिना कंसिडरेशंस के भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, तो इसे सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा।
दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ का, गुड्स या सर्विस का कर रहे हैं, बिटवीन रिलेटेड पर्सन, अगर आप गुड्स या सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, वो डिस्टिंक्ट पर्सन जिसे सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है, व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। दोस्तों अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, और ये सप्लाई कर रहे हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, विदाउट कंसिडरेशन का भी अगर आप ये सप्लाई कर रहे हैं तो इसे सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट आपका शेड्यूल 1 का तीसरा पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए कोई एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को सप्लाई कर रहा है गुड्स को। ध्यान देने वाली बातें दोस्तों, शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 3 में जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की सप्लाई की बातें की गई है, ये केवल गुड्स से रिलेटेड की गई है। अगर ये गुड्स को सप्लाई किया जाता है विदाउट कंसिडरेशन, अगर ये सप्लाई किया जाता है विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी इसे सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 का पैरा 3 में ओनली गुड्स के रिगार्डिंग कहा गया है दोस्तों, सर्विस के रिगार्डिंग नहीं कहा गया है। अगर सर्विस के रिगार्डिंग कहा जाएगा और ये विदाउट कंसिडरेशन दिया जाएगा, अगर ये विदाउट कंसिडरेशन दिया जाएगा तो आपका इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग डायग्राम को देखते हैं। दोस्तों अगर कोई प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है गुड्स का, सप्लाई कर रहा है गुड्स का, किसको कर रहा है, एजेंट को कर रहा है, और ये एजेंट फर्दर बायर को सप्लाई कर देता है, ये एजेंट फर्दर बायर को सप्लाई कर देता है। जब ये एजेंट बायर को सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये जो गुड्स एजेंट बायर को सप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर रहा है, एंड जो इनवॉइस इशू कर रहा है कस्टमर को, एजेंट वो इनवॉइस अपने नाम पे कर रहा है, अपने नाम पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल गुड्स का सप्लाई किया है एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। दोस्तों इसी में एक दूसरा केस है, अगर कोई सप्लायर एजेंट को गुड्स दे रहा है, केवल गुड्स की बातें, यहाँ पे भी आपको केवल गुड्स की बातें हैं। अगर कोई एजेंट किसी सप्लायर से गुड्स रिसीव करता है, अगर कोई एजेंट किसी सप्लायर से गुड्स को रिसीव करता है प्रिंसिपल के बिहाफ में, एंड एजेंट जो इनवॉइस रिसीव करता है वो अपने नाम पे करता है, ना कि प्रिंसिपल के नाम पे, तो यहाँ पे एजेंट जो सप्लायर जो एजेंट को गुड्स भेजता है, गुड्स सप्लाई करता है विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि सप्लायर एजेंट से तो कोई कंसिडरेशन लिया नहीं है, सप्लायर प्रिंसिपल से लेगा कंसिडरेशन। तो यहाँ पे सप्लायर जो एजेंट को सप्लाई किया है, यहाँ सप्लायर जो एजेंट को सप्लाई किया है विदाउट कंसिडरेशन, उसे भी आपको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है और इसे सप्लाई माना जाएगा दोस्तों, और इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें एक चौथा पॉइंट पैरा नंबर 4 में जो दिया गया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, केवल सर्विस की बात की गई है, यहाँ पे
गुड्स की बातें नहीं कही गई है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन or from any of his other establishment outside India in the course or furtherance of a business। इसे हम समरी में देखते हैं। कोई भी टैक्सेबल पर्सन किसी सर्विस को इंपोर्ट करता है। एक टैक्सेबल पर्सन है, उस सर्विस को इंपोर्ट करता है। अगर वो सर्विस को इंपोर्ट करता है, उसके लिए कंसिडरेशन पे करता है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करता है, तो उसे सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजंस अप्लीकेबल हो जाएगा, ये शेड्यूल 1 में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है कंसिडरेशंस के साथ, कंसिडरेशन के साथ कर रहा है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस में कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन अप्लाई हो गए, सप्लाई हो गया, कंसिडरेशन हो गया, बिजनेस हो गया, तो इसे सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर नॉर्मल प्रोविजन आएगा, ना कि शेड्यूल 1 का प्रोविजन आएगा। दोस्तों, शेड्यूल 1 का प्रोविजन कब आएगा? जब आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो और वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो आप कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो। किससे कर रहे हो? किसी रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो या किसी डिस्टिंक्ट पर्सन से कर रहे हो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस कर रहे हो, तो ये ट्रांजैक्शंस, ये सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन के होते हुए भी इसे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा शेड्यूल नंबर 1 में और इसके ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा। इन एनी अदर केस, इसको छोड़ के कोई दूसरे केस में अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया जाता है विदाउट कंसिडरेशन, तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी आपका नहीं लगेगा। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 2 की ओर जाते हैं। शेड्यूल नंबर 2 आपको ये नहीं बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं है। शेड्यूल नंबर 2 जस्ट आपको ये बताता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई हो गया, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस बताता है। डेट्स इट। शेड्यूल नंबर 2 केवल आपको क्लासिफिकेशन का काम करता है, कि एक पर्टिकुलर टाइप का सप्लाई गुड्स है या सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल, सप्लाई ऑफ गुड्स को कुछ देख लेते हैं। अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल करते हैं तो उसे गुड्स माना जाता है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स अंडर हिज हायर परचेज या कंडीशनल सेल, लैंड और बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस एसेट्स बाय पर्सन्स ceasing टू बी taxable, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज, ये सारे को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, एनी लीज, टेनेंसी, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लीज, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग और बिजनेस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा के लिए, कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर सेल, टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन सारे चीज़ों को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। Schedule 2 only classify, it does not determine if an activity is supply or not। अब हम लोग शेड्यूल 3 को देखते हैं। शेड्यूल 3 में कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं। वो ट्रांजैक्शंस ना तो आपके दोस्तों, शेड्यूल 3 में कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं। वो ट्रांजैक्शंस ना तो आपके गुड्स की कैटेगरी में कवर होता है, ना तो सर्विसेज के कैटेगरी में कवर होता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, तो वो जीएसटी में सप्लाई कहलाएगा ही नहीं और उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला शेड्यूल 3 में क्या है? सर्विस बाय एन एम्प्लॉई
टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन द रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है या तो एम्प्लॉयमेंट में या तो किसी बिजनेस में, तो उसे ना तो सर्विस कहा जाता है ना तो गुड्स कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये है कि अगर एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है लेस देन इज इक्वल टू 50,000 का, अगर कोई एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है लेस देन 50,000 का किसको, एम्प्लॉय को, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है ग्रेटर देन 50,000 रुपी का, तो इसे सप्लाई मान लिया जाएगा दोस्तों, और इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। दूसरा क्या है, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ। तीसरे आपके हो गए फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपी, एमएलए, मेंबर्स ऑफ पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड अदर लोकल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर, चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर ऑफ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। चौथा क्या है आपको, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमेटेरियम, मॉर्चरीज, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड पर्सन। तो दोस्तों जो पर्सन भगवान से मिलने चला गया उससे जीएसटी क्या वसूल किया जाए, इसीलिए सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चरी और इनके ट्रांसपोर्टेशंस के सर्विस को भी ना तो गुड्स माना गया है ना तो सर्विस माना गया, हैंस इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, अगर आप कोई भी लैंड या बिल्डिंग को सेल करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो इसे गुड्स माना जाता है ना तो इसे सर्विस माना जाता है। सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में पैराग्राफ 5 के क्लॉज बी में कहा गया है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने से पहले सेल कर देते हो तो उसे सप्लाई माना जाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, छठा नंबर में एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम को भी ना तो गुड्स माना जाता है ना तो सर्विस माना जाता है, इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन लॉटरी, गेमिंग एंड बेटिंग को छोड़ के, हैंस शेड्यूल 3 में जितने भी ट्रांजैक्शंस मेंशन हैं, अगर आप केवल वही ट्रांजैक्शन को करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, आपको रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, कोई भी जीएसटी का कंप्लायंस आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम लोग कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई को देखने जा रहे हैं। कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में। कहा गया है अ सप्लाई कंपेयरिंग टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन thereof which are naturally bundled together, supplying in conjunction with each other in ordinary course of a business, one is a principal supply। अगर आपका कोई भी सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है तो उसमें टैक्स रेट जो लगेगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट है, वही सारे सप्लाई पे टैक्स रेट लग जाएगा। सपोज कीजिए आप होटल में गए, वहाँ पे आप रूम लिए, ब्रेकफास्ट किए, वाईफाई का सर्विस लिए, लिफ्ट यूज किए, तो दोस्तों ये सारे सर्विस आपके कंपोजिट सप्लाई है। आपने होटल में रूम लिया, इसीलिए वहाँ के रेस्टोरेंट में आपने ब्रेकफास्ट किया।
होटल में रहा इसीलिए वहाँ का आपने वाईफाई यूज किया, आपने होटल में रहा इसीलिए वहाँ के जिम को यूज किए होंगे। तो ये सारे जो हैं आपके कंपोजिट सप्लाई हैं, इसीलिए इसे कंपोजिट सप्लाई है एंड ये नेचुरली बंडल्ड है, इसीलिए इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से टैक्स लगेगा। दोस्तों, मिक्स सप्लाई को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 74 में। कहा गया है कि टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज, दो या दो से अधिक ऐसे गुड्स और सर्विसेज को मिला के आप सप्लाई कर रहे हैं जिसे आप इंडिविजुअली भी सप्लाई कर सकते थे, और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर such supply is not naturally bundled can be supplied separately, single price for all, no principal supply। That means अगर आपका मिक्स सप्लाई रहता है तो मिक्स सप्लाई में जितने भी टाइप के गुड्स या सर्विसेज को आप सप्लाई करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे आप एक साथ सप्लाई करेंगे, आप उसे इंडिविजुअली भी सप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपका कंपोजिट सप्लाई नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली नहीं है, वो मिक्स सप्लाई कहलाएगा। और जब मिक्स सप्लाई कहलाएगा तो टैक्स रेट उस मिक्स सप्लाई में जितने भी टाइप के सप्लाई हैं, जिसके ऊपर सबसे हायर टैक्स रेट रहेगा, वो टैक्स रेट आपका अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, दिवाली गिफ्ट हैम्पर के लिए आपने ड्राई फ्रूट, स्वीट्स, चॉकलेट का एक बॉक्स लिया। यहाँ पे क्या है, आप ड्राई फ्रूट्स को इंडिपेंडेंटली बेच सकते हैं, स्वीट्स को इंडिपेंडेंटली बेच सकते हैं, चॉकलेट को भी इंडिपेंडेंटली बेच सकते हैं। तो ये तीनों आपका नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इसीलिए इसे मिक्स सप्लाई कहा जाएगा। और इसमें जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स रेट रहेगा, वो टैक्स रेट इस मिक्स सप्लाई के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग कुछ डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे कंसिडरेशन को देखेंगे, रिलेटेड पर्सन को देखेंगे। कंसिडरेशंस मीन्स एनी पेमेंट मेड इन मनी और अदरवाइज, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। कंसिडरेशन मीन्स आपको मनी मिला या मनी के फॉर्म में कुछ और भी मिला, उसे भी कंसिडरेशन कहेंगे। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस कैन बी रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, exclude subsidy by the central government, deposit not considered payment unless applied to the supply। कहा गया कंसिडरेशन मीन्स आपको कोई भी मनी मिलता है या मनी के फॉर्म या अदरवाइज मीन्स मनी ना मिलके मनी के इक्विवेलेंट में समथिंग कुछ और चीजें मिलता है। किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए आपको कुछ मिलता है, तो उसे भी कंसिडरेशन कहते हैं। कंसिडरेशन आपको जो रिसिपिएंट है उसके द्वारा मिला, उसे भी कंसिडरेशन कहेंगे। अगर आपको रिसिपिएंट से ना मिलके किसी अदर पर्सन से आपको सप्लाई के बदले जो वैल्यू मिलता है, उसे आप कंसिडरेशन बोलेंगे। कंसिडरेशन आपका नॉन मॉनेटरी वैल्यू को भी इंक्लूड करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सप्लाई के लिए अगर कोई सब्सिडी दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सब्सिडी को कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ना देकर किसी और के द्वारा दिया जाता है, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा दिया जाता है या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, तो वो सब्सिडी को कंसिडरेशन मानेंगे और कंसिडरेशन में ऐड करेंगे। अगर आप सप्लाई के बदले कोई डिपॉजिट जमा करते हैं,
अगर किसी सप्लाई के बदले कुछ डिपॉजिट जमा करते हैं एज ए टर्म एंड कंडीशन, तो उस डिपॉजिट को आप कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे जब तक कि सप्लायर उस डिपॉजिट को एज अ कंसिडरेशन एक्सेप्ट ना करता हो। तो दोस्तों इसी के साथ अपना कंसिडरेशन का डेफिनेशन खत्म हुआ। अब रिलेटेड पर्सन को देखते हैं। रिलेटेड पर्सन मीन्स ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ ईच अदर बिजनेस, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन द बिजनेस, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एनी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन कर रहा है 25% और मोर, वन कंट्रोल कर रहा है अदर को, या बोथ कंट्रोल किया जाता है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, टुगेदर दोनों मिल के कंट्रोल करते हैं किसी तीसरे पर्सन को, मेंबर ऑफ अ सेम फैमिली। ये सारे पर्सन को रिलेटेड पर्सन कहा जाता है। ये सारे पर्सन को रिलेटेड पर्सन कहा जाता है। डिस्टिंक्ट पर्सन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन मोर देन वन स्टेट या यूनियन, establishment of a person in more than one state या union territory are treated as establishment of a distinct person। दोस्तों इस रिवीजन में हमने क्या देखा? दोस्तों इस रिवीजन में हमने क्या देखा? सबसे पहले सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में सप्लाई के लिए कंडीशन को देखा। सप्लाई गुड्स का होना चाहिए या सर्विसेज का होना चाहिए, सप्लाई कंसिडरेशंस के लिए होना चाहिए, सप्लाई किसी पर्सन के द्वारा होना चाहिए, सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस के लिए होना चाहिए। शेड्यूल 1 में हमने क्या देखा? शेड्यूल 1 में कुछ सप्लाई अगर विदाउट कंसिडरेशन भी हैं तो उसे सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 में इस तरीके के 4 सप्लाई हैं। पहला सप्लाई क्या था? बिजनेस एसेट्स को आप ट्रांसफ़र करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं जिसके ऊपर आपने आईटीसी को अवेल कर रखा था। अगर आप कोई सप्लाई करते हैं बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को, अगर सप्लाई किया जाता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस का सप्लाई किया जाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये चारों सप्लाई में अगर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी इसे सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, इसके ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा। शेड्यूल 2 आपको क्लैरिफाई करता है कि कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। शेड्यूल 3 में बोला गया है कि कुछ ऐसे सप्लाई हैं, शेड्यूल 3 में कुछ ऐसे सप्लाई मेंशन किए गए हैं जिसे सप्लाई नहीं कहा जाता है और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन, कोर्ट, एमएलए, एमपीज लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करते हैं, मनी एक्सक्लूडिंग लॉटरी, बेटिंग एंड गैमलिंग, ये सारे ट्रांजैक्शंस को जीएसटी से आउट करके रखा गया है। दोस्तों सप्लाई मीन्स सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 नॉर्मल। शेड्यूल 1 में जो 4 सप्लाई लिखे गए हैं वो, और आप माइनस कर दीजिए शेड्यूल 3 में जो 4 बातें लिखे हैं उसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों ये दोनों आपके सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में जो नॉर्मल कंडीशन दिए हैं वो नॉर्मल कंडीशंस को अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस फुलफिल कर लेता है तो उसे हम लोग सप्लाई बोलेंगे और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। शेड्यूल 1 में 4 टाइप के ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, डेट मीन 4 टाइप के सप्लाई दिए गए हैं। अगर ये विदाउट कंसिडरेशन किया जाता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस के लिए किया जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है। दोस्तों मैं अपने ओर से आप लोगों को बेस्ट एफर्ट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई सजेशन देने का होगा तो श्योरली कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग सजेशन दीजिएगा। वो सजेशन नेक्स्ट टाइम के लिए मैं एक्सेप्ट करूँगा और उसे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये स्लाइड या नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज कर दें तो मैं आपको ये स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर 8210805490 है। तो दोस्तों, आज इसी के साथ हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू दोस्तों।